Hello guys, welcome back to our YouTube channel Preparation Adda. In this video, we will discuss electric potential and capacitance part 2 video. Part 1 video is already uploaded. अगर आप इंटरेस्टेड हो पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो ये 5 टॉपिक है जिनको हम कवर करेंगे। हम जो फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं वो एसएल अरोड़ा बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये अगले 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक आज की वीडियो का रहेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। देखिएगा ये टॉपिक जो है इसका डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है, ये बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आए, लेकिन इसकी यूनिट और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल है। अगला टॉपिक रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। अगला रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। आपको बहुत अलग अलग तरह के चार्ज सिस्टम बना देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ किसका कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगला रहेगा हमारा इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और तरह तरह के सिस्टम के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है ये भी देखेंगे। और लास्ट टॉपिक रहेगा इस वीडियो का पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपके पास में कोई चार्ज सिस्टम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तब उस पूरे सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ये भी कैलकुलेट करेगा। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है, बाकी को रफ कर देते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी अच्छी से नॉलेज है आपको। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक चार्ज सिस्टम बना देता हूँ। ये आपके पास चार्ज है प्लस क्यू, जिसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आप क्या कर रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ को आ रहे हो, इस तरफ आ रहे हो। अब आप इस तरफ आओगे किसी टेस्ट चार्ज को लेकर के, जब आप इस तरफ आओगे तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ेगा वो डी आर करना पड़ेगा इस तरफ को। तो आप वेक्टर बना कर दिखा दीजिएगा डी आर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि जैसे हम पिछली वीडियो वाला पढ़ रहे हैं कुछ समथिंग। अब देखिएगा प्लस क्यू का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नोड को आप लेकर आ रहे हो, तो भाई ये इस पर रिपल्शन लगाने की कोशिश करेगा क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन लगा रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू क्यू नोट को प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी है। अब मैं ए पर पोटेंशियल बताता हूँ और बी पर पोटेंशियल बताता हूँ। बताने से पहले छोटी सी बात, पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी पोटेंशियल उतना ही कम होगा। तो मैं ए की बात करता हूँ, मान लेते हैं ए का पोटेंशियल क्या है, वी है। अब बी की बात करते हैं। अब बी जो है वो ए के मुकाबले में कम डिस्टेंस पर है। देखो यहाँ से कम डिस्टेंस है, इसकी यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस है। तो ए पॉइंट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट जो है वो कम डिस्टेंस पर है। तो बी पर जो पोटेंशियल आएगा वो ए के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो आप लिख देते हैं जो बी पर पोटेंशियल होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा ए के मुकाबले। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज लिखते हैं। लेट्स से A and B be the 2 points in the electric field of प्लस क्यू। प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में A और B 2 पॉइंट है। अब देखिएगा बुक के अंदर ऐसी लैंग्वेज दे रखी है कि A और B इतने क्लोज है कि इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा लगभग कांस्टेंट आएगा, या फिर यूं कहें बहुत थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस बात को हम लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, लेट्स से A एंड B बी द 2 पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q। प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके 2 पॉइंट हैं। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, यहाँ लिखोगे
एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव प्लस क्यू नोट, प्लस क्यू नोट को मूव कराने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव प्लस क्यू नोट फ्रॉम कहाँ से, ए टू बी, ए से बी तक लाने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं क्यू नोट को। ये तो हमने पिछले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर भी डिस्कस किया था। चलो आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे तो आपके पास जो वर्क हो जाएगा वो वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिएगा डिस्प्लेसमेंट आपने किया है डी आर इस तरफ को, और इस पर फोर्स जो लग रही थी वो किस तरफ को लग रही थी, इस तरफ को। फोर्स लग रही है इस तरफ को, फोर्स लग रही है यूं, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री का। तो ठीक है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर, ओपन करोगे तो एफ इंटू डी आर कोस 180। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस पहला आ जाएगा एफ इंटू डी आर। ये आपके पास क्या निकल कर आ गया, वर्क निकल कर आ जाएगा। एफ इज इक्वल W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कह देता हूँ। आप ए से बी तक चले हो, आपको वर्क कितना करना पड़ा है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी आर। ठीक है, वेक्टर था, मैंने वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओपन कर दे तो ये निकल कर आ गया। अब देखिएगा आप ए से बी तक पहुंचे हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो आप वर्क का पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में फॉर्मूला बताइएगा। आपके पास वर्क क्या होता है, या फिर यूं कहे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VB माइनस VA। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। अरे यही तो था पिछले कल जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर यही तो बताया था पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। अब देखिएगा W की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, तो VB माइनस VA, और यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा VB, यहाँ की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है पोटेंशियल की V प्लस डेल्टा V। अगर आप डेल्टा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डेल्टा का इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर D का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर जगह पर D का इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। एक जगह पर डेल्टा दूसरी जगह पर D नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप D बना दीजिएगा। D का मतलब स्मॉल चेंज। ठीक है, अब VB का आपने पोटेंशियल लिख दिया माइनस VA, VA का जो पोटेंशियल है वो आपके पास V है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। W की वैल्यू कितनी थी, माइनस के F इंटू डी आर। क्यू नोट ऐसा ही रहेगा। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखिएगा V से V कट गया, V से V कट गया तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा, ये आएगा DV। DV का मतलब ये हुआ कि इन दो पॉइंटों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ DV का। ओबियसली मैं कहूँ ये 50 है और ये कहूँ 60 है, तो डिफरेंस कितने का हुआ, 60 माइनस 50 मतलब 10 का डिफरेंस हुआ। वही बात अब यहाँ है, यहाँ V था और यहाँ आपके पास V प्लस डेल्टा V था, तो V तो इसका खुद का था और V में थोड़ा सा ही बस ऐड हुआ था, तो फ़र्क कितने का हुआ, इतने का ही फ़र्क हुआ ना। जो चेंजेस आए वो सिर्फ DV के आए, तो हमने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस तो DV का होगा ओबियसली। इसके बाद क्या है, F का फॉर्मूला लगाते हैं। F क्या, फोर्स है। फोर्स क्या होती है आपको, सिंस यू नो दैट फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला होता है Q नोट इंटू ई, क्योंकि मैं फोर्स निकाल रहा हूँ Q नोट पर, तो Q नोट इंटू ई हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा Q नोट इंटू ई। डी आर आपके पास ऐसे ही रहेगा और Q नोट आपके पास ऐसे ही रहेगा। देखिएगा Q नोट से Q नोट यहाँ से कट आउट हो गया, तो आपके पास जो बचा वो ये रहा माइनस का E इंटू डी आर। ठीक है, इस तरफ DV चल रहा है। अगर आप यहाँ से E की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस DV अपॉन डी आर।
ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन है जो हमें कैलकुलेट करनी थी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिएगा यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr आया है। अगर आपको आई होप क्लियर दिख रहा है, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हमने क्या किया, वर्क निकाल लिया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला रख दिया, वहाँ फोर्स की वैल्यू रख दी, डायरेक्ट आपके पास E इज इक्वल टू माइनस dV/dr निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसको समझते हैं ये है क्या, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ये इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा क्या वैल्यू निकल कर आई आपके पास, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। देखिएगा dV क्या है आपके पास, पोटेंशियल में चेंज, ठीक है। पोटेंशियल में क्या है, चेंज, लेकिन किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर यूनिट के साथ चेंज होती है तो उसको बोलते हैं रेट। डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल चेंज हुआ तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के अंदर चेंज आया है डिस्टेंस के साथ, तो इसको एक टेक्निकली टर्म दिया गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। उस चीज़ की ग्रेडियंट जो चेंज हो रही है, तो पोटेंशियल चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पर dV/dr जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, dV/dr क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर एक निगेटिव साइन भी है, तो निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है जिधर पोटेंशियल कम हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of decreasing potential, decreasing electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता जा रहा है उस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है। देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन नहीं बता रहा, मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है तो यहाँ मेरे पास मान लेते हैं ये चार्ज है, तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ को लगा हुआ है, तो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल अलग अलग होगा, यहाँ कम, यहाँ और भी कम, यहाँ और भी कम, यहाँ और भी कम। डिस्टेंस के साथ मैंने आपको बताया नहीं था, देखो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है, इसके आगे जाओगे तो और डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल में कमी आती चली जाएगी। तो यहाँ निगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिस तरफ पोटेंशियल के अंदर कमी आ रही है, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में निगेटिव साइन का ये मतलब था। अब देखिएगा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है बताने की आपको, वो ये है कि पोटेंशियल तो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल क्या है आपके पास, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी तो डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। अपने एमसीक्यू फिलअप्स के लिए तैयार रहें। आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि पोटेंशियल खुद अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है। तो फिलअप्स और एमसीक्यूज के लिए तैयार रहे, जो हम वीडियो के मतलब लेक्चर खत्म होने के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। आप पूछोगे क्यों है वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं ये कहूँगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज दिस वन, dV/dr। तो ये वही है फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट मीन्स ये अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब dV/dr जो आपके पास ये पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्टेंस के साथ क्या चेंजेस आ रहे हैं, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स dv अपॉन dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये आपके पास एक रिलेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। अब हम कंप्यूट करते हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। तो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा इस तरह की चीज़ें आती हैं, जो अंदर की कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं ना, वो ही एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। कैसे, तो यहाँ वो लिखेंगे कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो आपके पास फॉर्मूला था, क्या था आपके पास, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। ये आपके पास फॉर्मूला था, ब्लैक से लिखते। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाऊंगा तो वेक्टर फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर वेक्टर दिखा दोगे और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आप वेक्टर दिखा दोगे, चूंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। तो आप dv लिखो इस तरफ, ये हो जाएगा माइनस का E इंटू डी आर। तो E पर वेक्टर है और dr पर वेक्टर है, तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे पोटेंशियल, या फिर आप यूं कहें इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल को आपने इंटीग्रेट कर दिया बिटवीन द पॉइंट्स, आपके पास दो पॉइंट हैं R1 एंड R2। R1 R2 जो लिमिट है, पॉइंट्स हैं, उनके बीच में आपने इसके क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं R1 से लेकर R2 और ये आ जाएगा आपके पास dv। इस तरफ आप लिमिट लगाएं R1 से R2। तो यहाँ पर आप ना R1 R2 तो आपको लिमिट लगानी है, लेकिन आपको ये V1 V2 दिखाना है। क्यों, क्योंकि R1 जो पोजीशन है वहाँ पर पोटेंशियल होगा V1, R2 पोजीशन जो है वहाँ पर पोटेंशियल होगा V2, ठीक है। तो आपको R के साथ R की लिमिट लगानी है, तो R1 R2, ये माइनस पहले लिख देते हैं A वेक्टर इंटू dr वेक्टर, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू माइनस R1 से R2 तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास मेन निकल कर आ गया। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपका R1 जो है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, ये इन्फिनिटी की तरफ है। R1 वेक्टर की वैल्यू जो है, R1 पॉइंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर जो है, ये फिर आप यूँ कहें R1 की वैल्यू जो है इन्फिनिटी है। तो R1 अगर इन्फिनिटी की तरफ को जा रहा है, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R से देखो, अगर R इन्फिनिटी की तरफ को गया है तो आपके पास पोटेंशियल जीरो की तरफ को जाएगा। इन्फिनिटी पर जाकर पोटेंशियल जीरो तो होती है आपके पास। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि अगर आप इन्फिनिटी पर चले जाओगे तो पोटेंशियल कितनी हो जाएगी आपके पास, जीरो। तो R1 पर V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो। ये फिर आप जिस तरह से आपने टेंस टू दिखाया तो आप इसको भी ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो V2 आ जाएगा यहाँ से बस, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास में माइनस R1 हो गया आपका इन्फिनिटी, और R2 तो R2 रहेगा, और यहाँ आ जाएगा E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। V2 पॉइंट या फिर V2 पोटेंशियल R2 पोजीशन पर है, V1 जो था वो R1 पर था। तो इस तरह से आप पोटेंशियल कंप्यूट कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो ये आपका कंप्यूटिंग मेथड था किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। अब अगला टॉपिक जो आता है आपका, वो आता है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस से। तो क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है इक्वी। इक्वी का मतलब होता है सेम।
पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। तो ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो वो कहलाता है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मान लेते हैं कि आपके पास ये डस्टर है, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो ये डस्टर का सरफेस कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द surface where the electric potential is same at each and every point of this surface। लैंग्वेज कैसे भी लिख दो, चीज समझ में आनी चाहिए। क्या है? द सरफेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सरफेस। आपके पास एक ऐसा सरफेस है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो वो आपका कहलाएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। आपके पास ये सेंटर है और इस पर आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया और आपने इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। जब आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, आपने एक सर्कल बनाया था, तो एक बात बताइएगा, यहाँ की डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी यहाँ की डिस्टेंस होगी, और उतनी ही डिस्टेंस ये होगी और उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, क्लियर है आपका केस? तो एक बात बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर और बी पर, सी पर, डी पर, ए पर अगर पोटेंशियल चेक करूंगा तो आप क्या कहोगे? के क्यू अपॉन आर। भाई चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए, पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं। अगर यहाँ पोटेंशियल चाहिए v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, अगर यहाँ चाहिए तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, यहाँ चाहिए तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो गॉसियन सरफेस है उस सरफेस पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से सेम होगी। ठीक है, सेंटर से जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उस गॉसियन सरफेस पर, उन सब की डिस्टेंस सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ, उन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? सेम होगी। इट मीन्स वो सारे के सारे पॉइंट आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जितने भी पॉइंट हैं लाई कर रहे इस सरफेस पर, वो सभी के सभी इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है या फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पॉइंट है। तो आपके पास ये भी समझ में आ गया होगा, गॉसियन सरफेस जो होती है वो एक तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एक ऐसा सरफेस जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, वही कहलाता है आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। अगला टॉपिक था हमारा, इसी के अंदर था इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ क्या? पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है, ये रही पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है, नो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के या इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आपको टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना है तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एज इट इज याद रखना। इसको मैं डीपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं आपके पास ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ का पोटेंशियल भी उतना ही है जितना यहाँ का पोटेंशियल है। इसको V पॉइंट मान लेते हैं, इसको A पॉइंट मान लेते हैं। बट जो B का पोटेंशियल है वो A का पोटेंशियल भी है, दोनों के पोटेंशियल सेम है, तभी तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हम प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई। नो वर्क हैज़ टू बी डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर आप यहाँ से यहाँ तक किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं होता
तो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करनी पड़ती थी। लेकिन अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है अब ये, तो इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि आपके पास डेफिनेशन है वर्क की डेफिनेशन क्या होती है? टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। टेस्ट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या? VB माइनस VA, यही तो है। अब VB भी उतना ही है जितना VA है, दोनों सेम है। जब सेम है तो सेम में से सेम माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0। और 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करो मतलब 0। इसका मतलब वर्ग कितना निकल कर आ चुका आपके पास? 0 जूल। इसका मतलब ये हुआ आपको कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी थी। आपको एक बात बता देता हूँ, आपके पास न्यूटन पर कूलाम जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का यूनिट होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। और अगर मैं यहाँ से V बराबर E बराबर V/d से निकालूँ तो यहाँ से क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर वही है जो न्यूटन पर कूलाम है। दोनों यूनिट किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम। एक्चुअल में ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी, एक नंबर में, तो ध्यान रहे ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो आपको ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी याद आ गई और समझ आ गई, दोनों बातें हो गई होंगी। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। रफ कर रहा हूँ इसको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर perpendicular to the equipotential surface। क्या कहा भाई मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, जिनको आप फील्ड लाइन भी कहते हो, वो परपेंडिकुलर होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। अरे मैं कह रहा हूं कि आपकी समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, उसको समझिएगा। एग्जांपल से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, और एग्जांपल भी वो होगा जो आपने पढ़ रखा हो। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूं कि आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी टेस्ट चार्ज के चारों तरफ। ये चार्ज के चारों तरफ आपने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। अब मैं कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाहर की तरफ को निकलती है ना भाई। ध्यान से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकलेंगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को निकल रही हैं तो मेरे भाई अब आप खुद बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं बाहर की तरफ को, और ये सरफेस जो है, ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ के 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहा है क्या? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो वही तो लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही। क्या परपेंडिकुलर नहीं जा रही है क्या? यस, जा रही है। इससे भी समझिएगा। या फिर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इमेजनरी सरफेस ड्रॉ कर लो कर लिया। तो ये इमेजनरी सरफेस वो है जहां पर पोटेंशियल सेम है। अब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से निकल गई है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप कई तरह से समझ सकते हो, कई तरह से समझ सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आपके पास ये डस्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी इस तरफ को, तो आपने डस्टर एक इमेजनरी सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो भाई डस्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं बन गया है क्या? यस, बन गया। ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। वो भी आपको एकदम समझ में आ जाएगा, ईजिली है। देखिए ये चीज़ समझने से एकदम समझ में आ जाती है, रटने से तो भाई तोते उड़ा देती है फिजिक्स। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक, या फिर यूं कहे इक्वी पोटेंशियल surfaces are closer in the region of
strong electric field and further apart in the region of weak इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ? कुछ समझ नहीं आया भाई लोगों को, कुछ समझ नहीं आया। क्या लिखा हुआ भाई? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फर्दर अपार्ट इन द रीजन ऑफ द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है माय डियर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है कहीं पर तो वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे वो पास पास आएंगे, क्लोजर क्लोजर। लेकिन जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी दूर दूर आएंगे। मैं आपको एक रफ आइडिया क्रिएट कर देता हूँ। मान लेते हैं आपके पास ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान के लेते हैं यार, होता है ये होता है, ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ पर क्लोजर है, यहाँ पर थोड़ी दूर दूर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगी, कुछ इस तरह से आएगी। लेकिन जैसे ही इसके पास पहुँचना शुरू कर दूँगा, बना देते हैं यहाँ को, इसके पास पहुँचना शुरू कर दूँगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास होने शुरू हो जाएंगे। देखो ये ठीक है, एक दूसरे के पास पास आ गए। तो यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर और यहाँ पास पास, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी। तो ये यही लिखा हुआ है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं इन द रीजन, उस जगह में जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में होते हैं। एंड फर्दर अपार्ट, दूर दूर होते हैं उस रीजन में जहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है और दूर दूर वहाँ होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती है। मैं आपको याद तो करा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, लेकिन डीप कॉन्सेप्ट में इसके पीछे रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। देखिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू dV अपॉन dr, dV अपॉन dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिएगा ध्यान से इसको, E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। मैं आपसे कह रहा हूं भाई मुझे सेम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंटों के बीच में सेम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। भाई ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये इस सरफेस का पोटेंशियल सेम है, इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और है लेकिन है पूरे सरफेस पे सेम, लेकिन इसका कुछ और इसका कुछ और, इसका अपने आप पे तो सेम है, इसका भी अपने आप पे सेम है, लेकिन इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, अलग अलग सरफेसेस का अलग अलग है। यहाँ एक सरफेस ड्रॉ कर दी, उस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल तो सेम है, लेकिन यहाँ जो सरफेस ड्रॉ की है उससे कुछ हटके है, तो भाई ये अलग पोटेंशियल पर है, ये सरफेस अलग पोटेंशियल पर है, लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, फ़र्क है कुछ, तो वो मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, किसके लिए? सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब डीवी क्या है आपके पास? कांस्टेंट कर दीजिएगा। जब डीवी कांस्टेंट है उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम होगी। जब नीचे वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो ऊपर वाली चीज़ बहुत ज़्यादा कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये चलता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? बहुत कम है। कब? जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा है। इसका आप कन्वर्स बोलिएगा, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर का। मैं ये कह रहा हूँ कि डी आर की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी है, मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास में। जब ये बहुत ज़्यादा छोटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल कर आएगी? बहुत ज़्यादा निकल कर आएगी। इसका मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में अगर सेपरेशन कम है, मतलब पास पास है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यार दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा वीडियो। चलिए इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है?
हमसे ये कह रहा है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकते। फोर्थ में है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस intersect each other। भाई जिस तरह से आपने पहले कहा था कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, अगर कट करती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होंगी एक ही चार्ज की एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं था। इसी तरह से हम ये कहेंगे कि भाई आपके पास दो ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं किसी एक चार्ज के, वो एक दूसरे को कट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर उन्होंने कट कर दिया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर दो पोटेंशियल आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से कह देता हूं, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर देते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो पोटेंशियल होंगे, एक ही चार्ज के दो पोटेंशियल। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक चार्ज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो पोटेंशियल क्रिएट कर दे, तो ये इसलिए फेल हो जाएगा। और आपको पता भी है अगर आपके पास प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बने हुए होते हैं। अब बताइएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट कर सकते हैं क्या? कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की चार प्रॉपर्टीज जो एस एल अरोड़ा के अंदर दे रखी है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आगे देखते हैं। अब आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हमें ड्रॉ करना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से ड्रॉ करते हैं देखिएगा। पहला, इक्विपोटेंशियल surfaces of a point charge। अगर आपके पास पॉइंट चार्ज है तो उसके थ्रू कितने और किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनने वाले हैं। तो देखिएगा आपके पास क्या है, ये पॉइंट चार्ज है और मैंने इसको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है। तो इसके थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं उसमें से कुछ आप यहाँ शो कर दीजिएगा। आपने ये शो कर दी। आपको बताऊँ आपको किस तरह से ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत ईजीली। जब आप इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, आपने ये कर दी। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कहाँ पर हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं या यहाँ पर? तो ऑब्वियसली चार्ज के नियर अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हैं। इट मीन्स जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आएंगे वो यहाँ पास आएंगे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर इसका ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह से आएगा। उससे आगे ड्रॉ करूँगा डैश दिखाकर तो थोड़ा और डिस्टेंस पर पहुँच जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ये। उसके और आगे जाऊँगा तो थोड़ा और डिस्टेंस ले लेगा, सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे और दूर जाएंगे इसके सेंटर से तो और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो और ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जा रही है वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपने जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ किए हैं डैश लाइन के थ्रू, ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। तो एक तो आपका ये था कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरह से आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करोगे, तो वो आपने ड्रॉ कर दिए। देखिए ये जितने भी डैश वाले हैं ये सब के सब क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसमें एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कट ध्यान रखनी है कि इस पूरे सरफेस का जो आउटर वाला है इसका खुद का है ना, इस पॉइंट पर जितने भी, या फिर यूं कहे इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले सरफेस के सारे पॉइंटों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही दिखा दो जितना ऊपर वाले का, तो फिर गलत हो जाएगा। भाई यहाँ पोटेंशियल कुछ और है और यहाँ पोटेंशियल कुछ और है, ठीक है। लेकिन इसका जो सरफेस है ये पूरा, इस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, इसका पोटेंशियल कुछ और है, लेकिन इसका पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम रहेगा। ऐसे ही अगर यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पोटेंशियल कुछ और है, इन दोनों से तो कुछ और ही होगा, लेकिन इसका सरफेस जो है पूरा सरफेस, उस सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगी, सेम होगी। बस इतना आपको मैं बताना चाह रहा था इसके अंदर।
तो एक तो ये था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, पॉइंट चार्ज की वजह से। दूसरा इसके अंदर आएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की वजह से कैसे ड्रॉ करोगे, जिसको आप डायपोल बोलते हो। सेकंड हो जाएगा आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक डायपोल, लिख दो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल बनानी है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल बनाने के लिए आपको एक पॉजिटिव चार्ज लेनी पड़ेगी और एक आपको निगेटिव चार्ज लेनी पड़ेगी। इसके थ्रू आपको क्या बनाना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने। तो पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि वही आपको एक आइडिया देंगे। देखिए, प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, प्लस वाले से आउटवर्ड और माइनस वाले से इनवर्ड। ठीक है, यहाँ से दिखाओगे तो माइनस की तरफ को आएगा। ठीक है, एक तो आपने ये दिखा दिया। दूसरा, अब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगी और निगेटिव पर टर्मिनेट हो जाएंगी। पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पर टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पर टर्मिनेट हो गई। अगली दिखाओ, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पर टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से निकली और निगेटिव पर टर्मिनेट हो गई। ठीक है, एक और दिखा दीजिएगा, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पर टर्मिनेट हो गई, पॉजिटिव से निकली, निगेटिव पर टर्मिनेट। ठीक है, अब देखिएगा सेपरेशन बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ दिखाइएगा, पॉजिटिव से बाहर जाती हुई, पॉजिटिव से निकलती हुई, ये आपने इस तरह से दिखा दी। यहाँ भी दिखाइएगा, पॉजिटिव से बाहर जाती हुई, ये आपने पॉजिटिव से बाहर जाती हुई दिखा दी। इसी तरह से आप नेगेटिव के अंदर आती हुई दिखाइएगा, ये नेगेटिव के अंदर को आ रही है, एक कुछ इस तरह से आती हुई। इसी तरह से यहाँ भी दिखाइएगा, अंदर की तरफ को आती हुई। ठीक है, आपको आई होप ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्रॉ किया है। अब मैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करता हूँ। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ज़्यादा है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए अंदर और बना लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ जाए। अब देखिएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हैं या इस तरफ ज़्यादा, तो ओबियसली इस तरफ पास पास भी हैं और ज़्यादा भी, क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा था। जब इधर पास पास भी है और ज़्यादा भी है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस थोड़ा इस तरफ को शिफ्ट होगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनते चले जा रहे हैं। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास में है, तो ये थोड़ा पास पास में दिखाइएगा। इसको थोड़ा आपको क्या करना है, पास पास दिखाना है, क्योंकि तभी अच्छा लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं पास पास होते हैं, तो इनको थोड़ा नियर अबाउट दिखाइएगा। मैं इसको रफ करके दोबारा बना देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पास पास है, इस तरफ भी पास पास में है, इस तरफ भी पास पास में है। लेकिन अगर इस तरफ देखिएगा तो इस तरफ बहुत ज़्यादा सेपरेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। तो जहाँ पर सेपरेशन होता है वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो है डिस्टेंस आते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास पास होती है वहाँ पर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो है वो पास पास में रहते हैं। तो यहाँ बनाकर दिखा देता हूँ कुछ मैं इस तरह से। देखिए पहला सरफेस ड्रॉ हो चुका है, अगला सरफेस बनाकर देखते हैं। ये सरफेस बन गई अगली, उससे अगली सरफेस बनाकर देखते हैं। तो इस तरह से सरफेसेस बनती चली जाएंगी और सरफेस दिखाइएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आना शुरू हो गया होगा किस तरह से ये ड्रॉ हो रही है। इसके बाद सरफेस देखो अगली। ठीक है, इस तरह से जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, यहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ सेपरेशन कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। सिमिलर पैटर्न यहाँ बनना है तो यहाँ पर भी पास पास दिखाओगे, यहाँ दूर, यहाँ पास तो यहाँ दूर, यहाँ पास दिखानी है तो यहाँ दूर दिखानी है, यहाँ पास दिखानी है तो यहाँ दूर दिखानी है। तो इस तरह से आपको क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनाने हैं। इस पर्टिकुलर सर्कल पर या फिर ओवल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन इस वाले सरफेस से तो हटके ही होगा कुछ। ठीक है, तो अलग अलग सरफेस पर पोटेंशियल अलग अलग होता है। ठीक, ये इतना समझने के बाद ये आपके पास जो था ये एक डायपोल की वजह से आप इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का पैटर्न बना रहे थे, तो ये आगे को बनता चला जाएगा। अगर आप इसको बनाते चले जाओगे तो ये इस तरह से बनते ही चला जाएगा, इस तरह से ये
ठीक है भाई, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा आगे को। सिमिलर इसका भी बढ़ता चला जाएगा आगे को, इसका भी बढ़ता चला जाएगा आगे को। तो ये आपके पास पैटर्न जो दिखाई दे रहा है ये है आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलिए अब इक्वल चार्जेस की वजह से देख लेते हैं क्या आएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न। तो वो भी आपका मज़ेदार है, उसको भी देख लेते हैं। अब उसमें होना क्या है, जैसे कि आपके पास ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपको पता है रिपल्शन लगता है, रिपल्शन कुछ इस तरह से दिखाओगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और बाहर की तरफ को कुछ इस तरह से दिखाओगे आप, बाहर की तरफ को कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते ना, रिपल्शन लगाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर होती हुई आप दिखा दोगे, ये आप दिखा दोगे। तो इस कंडीशन में होगा क्या, होगा ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी और इस तरफ कम होगी। इस तरफ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो इस तरफ कम होगी। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें उल्टा कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। यहाँ पास पास होगा तो यहाँ दूर दूर, यहाँ पास पास रहेंगे तो यहाँ सेपरेशन, यहाँ पास पास रहेंगे तो यहाँ सेपरेशन होगा। सिमिलरली यहाँ पास पास होंगे तो यहाँ सेपरेशन, यहाँ सेपरेशन और यहाँ पास पास, यहाँ सेपरेशन आएगा तो यहाँ पास पास आएंगे। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत सारे बना सकते हो आप। ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ठीक है। और यहाँ एक ओवरऑल इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से बना कर दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न है, ठीक है। आपको आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपके पास दो इक्वल चार्जेस हैं तो रिपल्शन लगेगा ऑब्वियसली, अनलाइक चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ज़्यादा, उस तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नियर अबाउट आएंगे, मतलब पास पास आ जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके थ्रू किस तरह का पैटर्न बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। आपके पास फोर्थ बनाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखिएगा, अगर आपके पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना मैंने बहुत पहले सिखाया था। ये आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको इसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाने हैं। तो किस तरह से दिखाओगे, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का सेपरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इन दोनों के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना इन दो के बीच में है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ड्रॉ कर दिया। किसके लिए है ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। लास्ट आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। फिफ्थ की अगर बात करें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिएगा, ये इस तरफ को आ रही है, ऐसे बना देते हैं, ये इस तरह से बना देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं तो दूसरी तरफ कहाँ होती हैं, दूर दूर होती है। अब देखिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो यहाँ पर सेपरेशन ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास मिलनी शुरू हो जाएंगी तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी पास पास बनने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास है और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ज़्यादा। तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न किस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पर कम है और कहाँ पर ज़्यादा है। तो ये था आपके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पूरा विस्तार से, क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ थी और किस तरह से आप इसको ड्रॉ करोगे। चलिए अगले डेरिवेशन की तरफ को चल लेते हैं, तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए ये होता क्या, ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ आ जाएगा आपको। मान लेते हैं ये आपके पास दो चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है, तो होगा क्या, अगर स्पेस में रखे हुए हैं तो बाय रिपल्शन एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे स्पेस के अंदर। ये
सेपरेट होते 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 ये एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जब दोनों इन्फिनिटी डिस्टेंस पर हैं तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आप कहोगे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। इट मीन्स आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, ये तो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गए। तो जब आपने कोई वर्क नहीं किया तो वो वर्क इसके अंदर स्टोर्ड भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों को इन्फिनिटी तक जाने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। इट मीन्स इनके अंदर किसी तरह की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब सुनिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चार्ज को मैं लेकर आ रहा हूँ, ब्रिंग कर रहा हूँ इसको, मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आया तो होगा क्या, इस पर रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। जब रिपल्शन लगेगा लेकिन फिर भी मैं लेकर आ रहा हूँ इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इसके जो फोर्स लगा रिपल्शन फोर्स उसके अगेंस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अभी चूंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फोर्स कंजर्वेटिव है तो जितना आपने वर्क किया होगा वो इस सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी की, द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज, अब चार्ज कौन सा, पॉइंट चार्ज, अब ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फर्स्ट चार्ज। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आपके पास है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो आपको इन्फिनिटी से, आप मतलब चार्ज को इन्फिनिटी से लाकर इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने के लिए लग रही है। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसके सिस्टम के, दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम ऑफ 2 point charges, the electric potential energy of the system of 2 point charges may be defined as the amount of work done, the amount of work done in ब्रिंगिंग, लाने के लिए, भाई ब्रिंगिंग मतलब लेकर आ रहे हो ना आप, इन ब्रिंगिंग दैम फ्रॉम इनफाइनाइट, आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो और उनको आप असेंबल कर रहे हो, तो जो आपने वर्क किया होगा वो इस सिस्टम के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 point चार्जेस में भी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क, जो आपने वर्क किया इन ब्रिंगिंग दैम फ्रॉम इन्फिनिटी, तो जो हमने इन्फिनिटी से लाकर उन्हें असेंबल किया है, तो जो हमने वर्क किया है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा सिस्टम के अंदर। चलिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखिएगा, डेरिवेशन को समझिएगा, धीरे धीरे आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा। आपके पास सिर्फ एक चार्ज है, मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है और आप इन्फिनिटी से लेकर आए और आपने यहाँ लाके इसको अरेंज कर दिया। अब देखिए, क्या इस Q1 चार्ज को किसी पर्टिकुलर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हो, तो जवाब है नहीं। अभी स्पेस में ही हम उठा कर लेकर आए इसको ऐसे, ठीक है। मान लेते हैं दूसरा चार्ज है ही नहीं, तो आप इसको उठा कर यहाँ लेकर आ गए, तो आपने वर्क कितना किया, तो आपका जो W1 होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। W1 कितना होगा, 0। W1 क्या है, ये अमाउंट ऑफ वर्क है। इन्फिनिटी से आप चार्ज Q1 को लेकर आ रहे हो, तो आप क्या कहोगे, इट इज द वर्क टू ब्रिंग, लाने में, टू ब्रिंग चार्ज, इट इज द वर्क टू ब्रिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक लाने में आपको अभी कोई वर्क करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला ही नहीं रहे हो, स्पेस में लेकर आ रहे हो और आपने Q1 पोजीशन पर इसको क्या है,
लाकर रख दिया। अब आपके पास क्या है, आपके पास कोई दूसरा चार्ज है, चार्ज क्या आपके पास Q2 है। इस Q2 चार्ज को आप यहाँ लेकर आ गए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ गए, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आ गए B पॉइंट पर, तो Q2 आपके पास अब यहाँ आ गया। जब भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आए हो तो आपको इसे लाने में वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आए हो ना, क्योंकि इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये अपोज करना शुरू कर देगा, तो आपको अब लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ा है W2। अब W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की पहले देख लेते हैं डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ कहते हैं R12 है, ये आपके पास डिस्टेंस हो गए इन दोनों चार्जेस के बीच की, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई R12। तो W2 क्या है, वर्क है, कौन सा वर्क है, Q2 को पॉइंट B तक लाने में जो करना पड़ा, इसे इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो आप, ठीक है। तो W2 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये आपका वर्क हो जाएगा जूल में, ये वर्क था आपका जूल में। अब मैं ये कहूँ कि भाई इसके अंदर या फिर आपको इन दोनों चार्जेस को अरेंज करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो देख लेते हैं आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी है। तो भाई आपने एक तो यहाँ वर्क किया है और एक यहाँ वर्क किया, तो आपका होगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा W1 प्लस W2। W1 की वैल्यू है 0 प्लस W2 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 जूल के अंदर। तो ये आपके पास टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब टोटल वर्क जब निकल कर आ चुका है आपके पास, अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे पूछा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने जितना वर्क किया होता है वो पूरे सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो हम इसको लिख देंगे दिस वर्क डन is stored in the system as potential energy, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये पूरे सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। तो ये थी आपके पास छोटा सा डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का। ध्यान रहे ये पोटेंशियल एनर्जी का था। अगर यहाँ से आपको वर्क W2 निकलवा ही रहा है तो W2 निकालने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आए हो और आपसे वर्क पूछा, तो वर्क आपके पास क्या होता है W इज इक्वल टू होता है, W2 की बात कर रहे हैं। तो W2 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आता है। W2 वर्क जो होता है वो होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल आपका हो गया VB, इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, और चार्ज क्या आपके पास Q2। भाई Q2 को तो लेकर आ रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल। अब पोटेंशियल किसका, इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुई है उस पोटेंशियल में आप Q2 को लेकर आ गए, तो ये वर्क हो जाएगा। तो W2 निकालोगे तो VB की वैल्यू निकालोगे इसकी वजह से, वो कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका चार्ज और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R12, और Q2 आपके पास ये था ही। तो आपके पास क्या हो जाएगा W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो मैंने आपको ये यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आपको अल्टीमेटली बता दिया ये कहाँ से निकल कर आया। आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ लिखी थी या वर्क की, W इज इक्वल टू V इंटू Q, तो आपने देख लिया। यहाँ पर देखोगे इसका पोटेंशियल और चार्ज Q2 को यहाँ तक लेकर आए हो, तो वर्क कितना हो जाएगा भाई, Q2 को लेकर आए किसके पोटेंशियल में, Q1 के, तो आपने कह दिया VB इंटू Q2 निकाला, तो W2 निकल कर आ गया आपके पास ये, और आपने टोटल वर्क निकाल लिया। तो ये वर्क ही है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ नहीं किया है हमने, डायरेक्ट अरेंज कर दिया। भाई Q1 को लेकर आए, आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, और Q2 को लेकर आओगे तो आपने ये वर्क किया, टोटल वर्क आपने जोड़ दिया, इसको एडअप कर दिया। अब मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस थे। अगर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाए
मतलब इसी के अंदर देख लेते हैं, अगर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस हो जाए तो आप किस तरह से वर्क निकालोगे। W1 तो आपको पता ही है, W1 Q1 के लिए था, W2 आपको पता लग गया किसके लिए था, और W3 निकाल लेते हैं। तो देख लेते हैं आपके पास क्या है। अब देखिएगा भैया, आपने अरेंज करना है यहाँ पर आपने Q3 को लाकर अरेंज कर दिया, और Q3 को भी आप कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हो Q3 को आपने यहाँ लाकर अरेंज कर दिया। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R13, इन दो के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी R23। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं। अब देखिएगा, आप यहाँ को लेकर आए हो Q3 को, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, C पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, जैसे कि अभी आपने चेक किया था Q2 के लिए कितना पोटेंशियल है, और इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पर आप Q3 को लेकर आए हो। तो देख लेते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इनफाइनाइट टू C तक। भाई C तक लेकर आए हो आप, इन्फिनिटी से C तक, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो W3 जो हो जाएगा, वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, जिसको आप VC कहोगे, और आप जो चार्ज लेकर आए हो, चार्ज कौन सा लेकर आए हो, Q3। अब देखो VC का मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं Q1 और Q2। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल देखो और Q2 की वजह से पोटेंशियल देखो। तो यहाँ पर VC जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 की वजह से पोटेंशियल, VQ1 की वजह से प्लस VQ2 की वजह से, और Q3 आपका बाहर रहेगा। W3 लगाओ, VQ1 की वजह से पोटेंशियल कितनी निकल कर आएगी। तो VQ1 की वजह से पोटेंशियल अगर आपको निकालनी ही है तो अलग से देख लीजिएगा, VQ1 की वजह से तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन, अब Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल देखनी है तो यहाँ हो जाएगी R13। अगर मैं कहूँ Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो भाई VQ2 जो देखोगे आप KQ2 अपॉन R23 देख लोगे। तो इन दोनों पोटेंशियल को यहाँ रख दो, कितना हो जाएगा आपके पास, KQ1 अपॉन R13 प्लस KQ2 अपॉन R23, और Q3 आपका ये बाहर रहा W3। ठीक है, तो W3 आपके पास ये आ चुका है, इस Q3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास KQ1 Q3 अपॉन R13 प्लस KQ2 Q3 अपॉन R23। तो ये आपके पास W3 आ गया। W3 समझ रहे हैं आप, W3 का मतलब ये है कि भाई आपको Q3 को लाने के लिए यहाँ तक कितना वर्क करना पड़ा, इतना वर्क करना पड़ा। ठीक है, इतना वर्क करना पड़ा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि भाई टोटल वर्क कितना हो जाएगा। तो टोटल वर्क जब भी निकालना हो, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। आपने देखा था Q1 को लेकर आए थे तो W1 था, प्लस Q2 को लेकर आए थे W2 था, अब Q3 को लेकर आए तो W3 है। सबको ऐडअप कर दीजिएगा। W1 की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और W2 की वैल्यू जो थी वो आपके पास निकल कर आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और W3 आपके पास ये निकल कर आया, रख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू के साथ रख रहा हूँ, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K, इसकी वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये आपके पास टोटल वर्क जो है एज ए पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर यूँ कहें W इज इक्वल टू टोटल वर्क जो है सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो आप इसको U कह दो, और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आपने K कह दिया, K आपने बाहर ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये आपके पास टोटल वर्क डन हो जाएगा, या फिर यूँ कहे टोटल एनर्जी जो सिस्टम के अंदर स्टोर है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कुछ नहीं है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, वो बात ये है
कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में चार्ज को आपको वर्क करना पड़ रहा है, तो उस वर्क को कैसे कैलकुलेट करें। तो वर्क जब भी कैलकुलेट करना है तो आप ये देखोगे जिस पॉइंट तक मैं लेकर आ रहा हूँ उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बाकी चार्जेस की वजह से। अब बाकी एक चार्ज हो सकता है, 2 चार्ज हो सकते हैं, 3 चार्ज हो सकते हैं, 4 चार्ज हो सकते हैं, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। बस आपको ये देखना है जिस पॉइंट तक मैं लेकर आ रहा हूँ चार्ज को उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है बाकी चार्जेस की वजह से। आपने वही किया, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, जिस चार्ज को लेकर आ रहे थे तो पोटेंशियल और उस चार्ज की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो वर्क मिल गया। भाई आपने यही तो किया था, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल और चार्ज की मल्टीप्लाई कर दिया, आपको वर्क मिल गया। जब Q2 को लेकर आए थे तो आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल देखा था, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ और आपने उस पोटेंशियल की इस Q2 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास W2 निकल कर आ गया था। क्या? Q2 इंटू VB, ये निकल कर आया था। तो ध्यान है जब भी आपको कहीं पर भी वर्क चाहिए तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाए आपको तो आप वर्क बहुत ईजिली निकाल दोगे। तो ये था आपके पास। अगर आपके पास 3 चार्जेस हैं तो किस तरह से आप निकालोगे, इसकी शॉर्टकट बता देता हूँ। शॉर्टकट तो नहीं है, अल्टीमेटली आपको एक जल्दी से फॉर्मूला लिखने का तरीका है किस तरह से आप लिखोगे। देखिए आपके पास 3 है, आपके पास ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। इसको आपने R1 कह दिया, इसको R2 कह दिया, इसको R3 कह दिया। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पूरे सिस्टम की तो K, पहले यहाँ की बात करते हैं, Q1 Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस, अब इन दोनों का Q1, इसका हो जाएगा Q1 Q3 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R3 प्लस, इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, अब ये दोनों रह गए तो Q2 Q3 अपॉन R2। बस ये टोटल एनर्जी निकल कर आ चुकी है सिस्टम की। अगर आपके पास ट्रायंगुलर शेप ना दे करके स्क्वायर शेप में दे रखा तब आपको कैसे करना, तो स्क्वायर वाले भी समझ लीजिएगा, वो भी आपसे पूछ सकता। इसको रफ कर देते हैं, स्क्वायर वाला थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो भाई ये आपके पास स्क्वायर है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये आपके पास R1 आ जाएगा, ये आपके पास R2, ये आपके पास R3, ये आपके पास R4। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप R5 बोल दो और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप R6 बोल दो। ठीक है, अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है तो आप क्या होगा, K तो बाहर ले लोगे, इस चार्ज की वजह से देखो इन दोनों के बीच, तो ये हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन R1 प्लस इसकी और इसकी Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R2 प्लस इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ हो गया, अब इसका इसके साथ देखना Q1 Q3 अपॉन R6। ठीक है, तो इसका इसके साथ भी हो गया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो ये और बचे हुए हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो आप क्या कहोगे, प्लस Q4 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R5। और क्या रह गया आपके पास, आपके पास रह गया इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, तो आप इन दोनों के बीच कैसे करोगे, Q2 Q3 Q2 Q3। अब आपको ना इसमें ये देखना होगा कि टोटल कितने हैं चार्जेस, पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं। भाई इन दोनों के साथ फोर्स, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी प्लस 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 इन दोनों की, तो 6 आएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5। अब आपके पास एक और बचा है, आप ऐसे ही पहचान सकते हैं 1 2 3 4 वाला रह गया, तो 4 कहाँ है, ये है आपके पास Q4 Q3, तो Q4 Q3 अपॉन R4। तो इस तरह से आप मल्टीपल चार्जेस रखे हुए हैं मल्टीपल ज्योमेट्री पर, तो आप टोटल एनर्जी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस इन दोनों के बीच, तो 4 तो ये आ जाएंगे आपके पास 1 2 3 4। फिर इन दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, प्लस इन दोनों के बीच, तो 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर 2 पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं।
तब हमसे पूछ रहा है कि बताओ सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। तो आपके पास ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज रखा है आपका Q2। तो पहले तो आप Q1 को लेकर आओगे इन्फिनिटी से यहाँ तक, फिर आप Q2 को लेकर आओगे इन्फिनिटी से यहाँ तक। मान लेते हैं जो आपके पास ये सोर्स चार्ज है, इसको लिख दो सोर्स चार्ज। इस सोर्स चार्ज ने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 वेक्टर, और इस सोर्स चार्ज से Q2 का पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। तो इस पर्टिकुलर सोर्स चार्ज की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हो रही है वो हो रही है VR1 वेक्टर, यहाँ पर जो पोटेंशियल क्रिएट हो रही है वो हो रही है VR2 वेक्टर। ये बात क्लियर रखें, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं और यहाँ रखना आपको Q1 को ला करके, इसको कह दो पॉइंट A, इसको कह दो पॉइंट B। जब आप A पर लाकर रखोगे इन्फिनिटी से इस चार्ज Q1 को, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप पहले ये कहोगे लेट्स से VR1 vector and VR2 vector are the potentials of electric field E वेक्टर के at R1 एंड R2। R1 पोजीशन वेक्टर पर जो पोटेंशियल है VR1 है और R2 पर जो है वो है VR2। तो ये आपके पोजीशन वेक्टर दिखा दिए आपने R1 और R2 पर, जहाँ पर पोटेंशियल VR1 है और VR2 है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग a charge Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आए हो पॉइंट A तक, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, इसका कह दो आप W1। W1 कितना हो जाएगा, मैंने आपसे बताया था जब भी आपको वर्क निकालना हुआ करे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल देखो और जो आप चार्ज लेकर आ रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो इसका आपके पास पोटेंशियल कितना, वो है आपके पास VR1 वेक्टर। R1 वेक्टर मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन चार्ज कौन सा आपके पास, Q1। सिमिलरली ये Q2 के लिए भी हो जाएगा। तो W2 जो आ जाएगा Q2 के लिए वो आ जाएगा VR2 वेक्टर इंटू Q2। तो ये W1 और W2 आ गए। जब हम Q2 चार्ज को लेकर आ रहे होंगे, Q2 चार्ज को लेकर आ रहे होंगे, कहाँ से ला रहे होंगे, अब इसको हम Q2 चार्ज को लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी से ला रहे होंगे, एक तो इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं तो इसके अपोज में लेकर आ रहे हैं तो वर्क करना पड़ा। साथ में यहाँ प्रेजेंस है Q1 की भी, तो Q1 भी तो भाई रिपल्शन लगा रहा होगा, Q1 भी तो कह रहा होगा भाई मत आ तू। तो इसके रिपल्सिव फोर्स के अकॉर्डिंग, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट भी हम इस Q2 को लेकर आ रहे हैं, तो भाई इसके भी और इसके दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट तो आपने देख लिया कितना निकल कर आया, तो इसके अगेंस्ट कितना निकल कर आएगा आप देख लेते हैं। तो आप इसके अगेंस्ट वर्क देखोगे तो इसके थ्रू यहाँ पोटेंशियल कितनी जनरेट हो रही है तो वो देख लो। आप कहोगे वर्क डन टू ब्रिंग Q2 from infinity to point B against electric force ऑफ किसके इलेक्ट्रिक फोर्स के, Q1 के। भाई Q1 का इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो एक्ट कर रहा होगा, तो वर्क कितना निकल कर आएगा, तो इसको आप W3 कह दो। तो वर्क निकल कर आएगा यहाँ पर पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल Q1 की वजह से देखो, तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो है R12, तो भाई इसकी वजह से पोटेंशियल कितना निकल कर आएगा 1/4πε0। इसकी वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं ना, तो आपके पास ये निकल कर आ गया। तो इसकी वजह से चार्ज और इस चार्ज की यहाँ तक डिस्टेंस R12, तो ये तो आ गया पोटेंशियल
इनटू जिस चार्ज को आप लेकर आए हो Q2 को, तो ये आपके पास वर्क निकल कर आ गया। तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क आप इसको ऐड कर दो तो आपके पास हो जाएगा VR1 वेक्टर इंटू Q1 प्लस VR2 वेक्टर Q2 प्लस, और जो आपके पास ये निकल कर आया 1/4 इसको कह दो K Q1 Q2 अपॉन R12। देखिए ये आपके पास टोटल वर्क निकल कर आ गया। ये टोटल वर्क ही है जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो ये टोटल वर्क ही है जो पूरे सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो दिस वर्क डन या दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यही वर्क है जो पूरे सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। आपको पहले इस चार्ज के अपोज में इस Q1 को लेकर आना पड़ेगा, इस Q2 को लेकर आना पड़ेगा। तो भाई वर्क करना पड़ेगा, आपने लिख दिए। अब आप क्या कर रहे हो, जब आपने Q1 को एस्टेब्लिश कर दिया था तो आप Q2 जब लेकर आए थे तो भाई Q2 तो इसके अगेंस्ट भी था और इसके अगेंस्ट भी लेकर आए हो। तो इसके अगेंस्ट तो आपने लिख दिया, लेकिन इसके अगेंस्ट कैसे लिखोगे, तो ये कहेगा कि भाई मेरी वजह से यहाँ जो पोटेंशियल जनरेट हो रही है वो हो रही है इतनी, और आपको वर्क चाहिए। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे इसकी वजह से, और जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हो उस चार्ज का मल्टीप्लिकेशन। तो पोटेंशियल की मल्टीप्लिकेशन कर दो चार्ज से, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, वर्क निकल कर आ जाएगा। आपने टोटल वर्क ऐड कर दिया और यही टोटल वर्क पूरे सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे।